क्या वो सिख को जलाना पहले सीन में, क्या वो सही था या गलत था? क्या वो अननोन गनमैन की थ्योरी वहां पे बतानी उस मूवी में सही थी या गलत थी? धुरंधर 2 बीजेपी का सेट किया हुआ एक प्रोपेगेंडा है। प्रॉब्लम फिल्म से है या उसके पॉलिटिकल एंगल से? 2014 के पहले जितनी भी मूवीज आया करती थी उनमें इंडिया को कमजोर या स्ट्रगलिंग वाले पार्ट में दिखाया जाता था। धुरंधर 2 इज द बिगेस्ट बीजेपी एडवर्टाइजमेंट। 2014 के बाद से इंडियन सिनेमा ने एक एग्रेसिव शिफ्ट लिया। तो क्या ये 100% एक्यूरेट है? और हाँ, इसकी असली सच्चाई ये भी है कि भाई धुरंधर 2 ने ना जिस दिन से ये मूवी रिलीज हुई है इसने बवाल काट के रखा हुआ है, पूरे इंटरनेट को हिला के रखा है। जितने भी यूट्यूब के धुरंधर से उन्होंने मल्टीपल तरीके के क्लेम्स किए हैं। कुछ राइट विंगर्स हैं, कुछ लेफ्ट विंगर्स हैं, कुछ धुरंधर के सपोर्ट में हैं, कुछ धुरंधर के एकदम भयंकर तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस मूवी को कि ये मूवी बीजेपी का मस्त पीआर एकदम सिनेमा बन चुका है। ये 3 से 4 घंटे की मूवी ना बीजेपी ने रिलीज करी, एक्चुअल में आदित्य धार ने नहीं। तो कुछ फैक्ट्स है जिनके बारे में बात करनी जरूरी है कि एक्चुअल में जो भी इंसान ये बातें आपके सामने रख रहा है क्या वो पूरी तरह से न्यूट्रल है या खुद वो कोई प्रोपेगेंडा सेट करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि अगर आप ये बोलते हो, अगर आप ये क्लेम करते हो कि क्या धुरंधर 2 बीजेपी का सेट किया हुआ एक प्रोपेगेंडा है, एक स्टेट फंडेड मूवी है, तो ये बात कितने हद तक सही है? और ये क्या बीजेपी का सबसे बड़ा एडवर्टाइजमेंट टूल है अगले आने वाले इलेक्शंस के लिए? आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो हम आते हैं यूट्यूब के धुरंधर्स के पहले सबसे बड़े क्लेम पे कि धुरंधर 2 इज द बिगेस्ट बीजेपी एडवर्टाइजमेंट। मतलब धुरंधर 2 ने सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए हैं अपनी कमाई के मामले में, अपनी लोकप्रियता के मामले में, लोगों के बीच पहुंचने में। तो क्या ये बीजेपी का सबसे बड़ा एडवर्टाइजमेंट का टूल है 2026 का अगले आने वाले इलेक्शंस के लिए? क्या ये बात सही है? तो इन सारी बातों पे ना एक छोटा सा सवाल है कि अगर कोई मूवी पॉलिटिकल इवेंट्स पे शूट हुई है या बनी हुई है, उस पे आधारित है, तो क्या वो ऑटोमेटिकली एक प्रोपेगेंडा का रूप ले लेगी या फिर उसके पीछे और भी बहुत बेसिक से रीजंस होंगे? क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर मैं हूं ना, लक्ष्य, द कश्मीर फाइल्स, आर्टिकल 370, राजी, उरी, ये सब भी प्रोपेगेंडा ही होंगी। मतलब इनकी तो कोई कहानी नहीं होगी, इनका कोई बेस ही नहीं होगा। लेकिन एज अ व्यूअर आपको ये समझना पड़ेगा कि जो सिनेमा होता है ना वो हमेशा पर्सपेक्टिव ड्रिवन होता है। वो बस एक पॉइंट दिखाता है, व्यू पॉइंट दिखाता है। कभी भी सिनेमा कंप्लीट हिस्ट्री नहीं दिखाता। उसमें कुछ फिक्शन डालना पड़ता है, कुछ मिर्च मसाला डालना पड़ता है, उसको भी मूवी चलानी है डायरेक्टर प्रोड्यूसर को अपनी। एंड हाँ, डिस्क्लेमर्स भी क्लियर होते हैं, इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स। और हाँ, ये डॉक्यूमेंट्री नहीं है, मतलब क्रिएटिव लिबर्टी तो होगी। तो फिर एक्चुअल सवाल ये होना चाहिए कि प्रॉब्लम फिल्म से है या उसके पॉलिटिकल एंगल से? मतलब ये जायज है पूछना कि आपको प्रॉब्लम किस चीज से है एक्चुअल में। आप और हमारे जैसे व्यूअर्स को करेंटली आज के करंट डेट पे देख के ये लगता है कि प्रोपेगेंडा एक कोई बहुत बड़ा, एक कोई नया कॉन्सेप्ट आ गया है दुनिया में। 2014 के पहले भी पिक्चरें बना करती थी और ऐसे ही कुछ नैरेटिव्स के साथ पॉलिटिकली ड्रिवन होकर बना करती थी। 1993 के ब्लास्ट पे बनी हुई ब्लैक फ्राइडे, जो शायद 2004 में बनी थी, अनुराग कश्यप इसके डायरेक्टर थे। 2 साल तक ये मूवी बैन रही थी। क्यों? क्योंकि इसने पुलिस की जो ब्रुटैलिटी थी और एडमिनिस्ट्रेशन का जो फेलियर था उसको दिखाया हुआ था कि कैसे इन 2 चीजों की वजह से 1993 के ब्लास्ट का रास्ता खुल गया था आतंकियों के लिए, जिसकी वजह से ये मूवी 2 सालों तक बैन रही थी। इस मूवी के ऊपर भी लेफ्ट का नैरेटिव बहुत क्लियर था कि ये एक सिस्टमैटिक फेलियर है और माइनॉरिटीज का मार्जिनलाइजेशन दिखाती है ये मूवी, यानी ब्लैक फ्राइडे। तो एट द सेम टाइम जो राइट विंगर्स के क्रिटिक थे उनका ये कहना था कि ये पूरी मूवी यानी ब्लैक फ्राइडे टेररिस्टों को सर्कमस्टेंशियल विक्टिम की तरह पेश करके उनको ह्यूमनाइज करने की कोशिश कर रही है, यानी पोर्ट्रे कर रही है। लेकिन एक्चुअल फैक्ट इस मूवी का था कि ये पूरी की पूरी जो मूवी थी ब्लैक फ्राइडे वो एस हुसैन जैदी की बुक पर आधारित थी। लेकिन इसका रिलीज तब तक रोका गया जब तक टाडा का फाइनल कोर्ट वर्डिक्ट नहीं आ गया। तो वहीं 2013 में आई हुई मद्रास कैफे नाम की एक मूवी आई थी जिसका जो मेन कॉन्टेक्स्ट था वो था राजीव गांधी जी का असैसिनेशन दिखाना, जो कि ऑब्वियसली उस वक्त की जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी थी उसके साथ में बिल्कुल अलाइन करता था, वर्ड टू वर्ड। आपने शायद ध्यान दिया हो या नहीं दिया हो, लेकिन 2014 के पहले जितनी भी मूवीज आया करती थी उनमें अक्सर द स्टेट यानी इंडिया को बेनेवलेंट यानी अच्छा लेकिन थोड़ा सा कमजोर या स्ट्रगलिंग वाले पार्ट में दिखाया जाता था गवर्नमेंट को। हाँ, वही गवर्नमेंट जो सिचुएशन को एक्चुअल में हैंडल करने की कोशिश कर रही है। 2014 के बाद से इंडियन सिनेमा ने एक एग्रेसिव शिफ्ट लिया। जो फिल्म मेकर्स थे उन्होंने इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स को अपनी एक लीगल शील्ड की तरह यूज करना स्टार्ट कर दिया। आपको याद होगा 2022 में द कश्मीर फाइल्स नाम की एक मूवी आई थी और वो एक्चुअल में ट्रू इवेंट से ही इंस्पायर थी। अगर हम द कश्मीर फाइल को राइट विंग के पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखें तो उनका ये कहना कि ये करेक्शन ऑफ हिस्ट्री बेस्ड मूवी है। 30 सालों का वो सच पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया से छिपाया गया जिसे इस पूरी पिक्चर ने एक्सपोज कर दिया। एट द सेम टाइम अगर हम लेफ्ट विंग के नैरेटिव के हिसाब से देखेंगे तो ये एक सेलेक्टिव आउटरेज है। उन मुस्लिम्स को इस चीज में प्रायोरिटी मिली ही नहीं जो मिलिटेंट से लड़ते हुए मर गए या शहीद हो गए। लेकिन हाँ, एज परली अगर हम बीके गंजू और गिरजा टिकू के केसेस को देखें तो ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, ये एक्चुअल में इंसिडेंट वहां पे हुए हैं।
जिनके बारे में शायद कोई भी मीडिया चैनल या उस टाइम का जो भी मीडिया ग्रुप था वो किसी तरह से सामने नहीं आ पाए केसेस। लेकिन फिल्म का डिस्क्लेमर कहता है कि ये फैक्चुअलिटी क्लेम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि सिनेमैटिक इंपैक्ट के लिए सीन्स को हाइपर वायलेंट बनाया गया था और दिखाया गया था। तो अगर हम एक व्यू पॉइंट बेस्ड नैरेटिव की बात करें तो ग्लोबल सिनेमा भी कहीं में किसी भी हद तक इसमें पीछे छूटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। चाहे वो 2005 की आई हुई म्यूनिक हो, जिसपे जो म्यूनिक ओलंपिक्स में प्लेयर्स को मारा गया था उसका बदला लेने के लिए मूवी को ज्यादा इमोशनल एंड स्पेकुलेटिव तरीके से दिखाया गया है। दूसरी मूवी आर्गो जो 2012 में आई थी, जो ईरान में तख्ता पलट हुआ था, उस पूरी कहानी पे बेस्ड है, जिसमें शायद CIA को एक हीरो की तरह पेश किया गया था पूरी दुनिया के सामने। उसके बाद हमने देखी टॉप गन मैवरिक। ये एक ऐसी मूवी थी जो शायद स्टेट फंडेड थी पूरी तरह से। ये चीज वहां के जो न्यूज आर्टिकल्स थे, जितने भी पेपर, जितने भी मीडिया कवरेज थी, सब में ये चीज बताई गई थी। और हाँ, इस मूवी के बाद सॉफ्ट प्रोपेगेंडा और इमेज बिल्डिंग की चीजें हुई, जिसके बाद एक सडन स्पाइक देखने को मिला यूएस नेवी की जितनी भी रिक्रूटमेंट थी, ड्राइव्स थी उनमें। प्रॉब्लम ये बिल्कुल नहीं है कि फिल्म्स जो होती हैं वो नैरेटिव पुश करती हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब आप उसको एक तरफा प्रोपेगेंडा का नाम दे देते हैं। हाँ, एक्चुअली जो हमारे बिलीव्स के अगेंस्ट होता है। उसके बाद हाँ, इन्हीं यूट्यूब धुरंधर्स ने ये चीज भी क्लेम करी कि डिस्क्लेमर एक लीगल चीट कोड के तहत यूज किया गया है धुरंधर 2 मूवी में आदित्य धर के द्वारा। और हाँ, इसकी असली सच्चाई ये भी है कि ये हर मूवी में होता है। लीगल प्रोटेक्शन के लिए जितने भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स या मूवी के स्टूडियोज होते हैं वो अपने लिए डिस्क्लेमर्स प्रिपेयर कराते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे चाहे आप नार्कोस देखें या द क्राउन, तो क्या ये 100% एक्यूरेट है? बिल्कुल नहीं। तो फिर सिलेक्टिव आउटरीच क्यों, स्पेशली धुरंधर 2 के लिए? तो क्या पाकिस्तान बेस्ड एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस दिखाना ऑटोमेटिक इस्लामोफोबिया की तरफ कन्वर्ट कर देना है सारे मुद्दे को, या फिर ये ग्राउंड रियलिटी का ही एक पार्ट है? और हाँ, आपको ये जान लेना बहुत जरूरी है कि ब्लास्फेमी के जो केसेस है पाकिस्तान में वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। और हाँ, ये जितने एक्सट्रीमिस्ट दिखाए गए हैं ग्रुप्स के तहत अलग अलग, वो भी एक्चुअल में फैक्ट बेस्ड हैं और ये भी सारे केसेस रजिस्टर्ड हैं पाकिस्तान के अंदर। बट बैलेंस मिसिंग हो सकता है, क्रिटिसिज्म वैलिड हो सकता है, लेकिन प्योर प्रोपेगेंडा बोलना इट्स जस्ट अ ओवर सिंप्लीफिकेशन। तीसरा जो यूट्यूब के धुरंधर्स द्वारा एक बड़ा क्लेम किया गया वो ये किया गया कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर यानी नरेंद्र मोदी को बहुत ज्यादा हाइप दी गई, यानी कि जो दुश्मन है यानी दाऊद इब्राहिम वो भी तारीफ कर रहे हैं कि चाय वाला जब से आया ना तब से हमारा जीना हराम हो गया है। मेरे भाई, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ये एक पूरी तरह से अनयूजुअल एक्टिविटी थी पूरी की पूरी मूवी में। और हाँ, इसको तुम स्टोरी टेलिंग ट्रोप भी बोल सकते हो, जो अक्सर हॉलीवुड मूवीज में हमको देखने को मिल जाती है। एक्चुअल में हॉलीवुड ये लॉजिक देता है कि जब भी विलेन डरता है तो हीरो पावरफुल दिखाई देता है कहीं ना कहीं, ये बेसिक साइकोलॉजिकल नैरेटिव के पॉइंट्स है। तो क्या सिनेमैटिक एग्जैजरेशन इज अ प्रूफ ऑफ प्रोपेगेंडा? इज इट ट्रू? धुरंधर्स का जो चौथा सबसे बड़ा क्लेम था वो था डिमोनेटाइजेशन को लेके, कि डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे ये पूरी तरह से एक फेलियर था गवर्नमेंट का। तो वहीं जो राइट विंगर्स हैं उनका ये कहना है, सपोर्टिव एक्चुअल में उनका ये कहना है कि ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक था, और ये ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिसकी वजह से आतंकी घटनाएं रुकी हैं घाटी के अंदर, यानी कश्मीर के अंदर जो भी बॉर्डर सर्कुलेशन हुआ करती थी कांस्टेंट फंडिंग्स को लेके, हवाला को लेके, वो पूरी तरह से रुक गई हैं। लेकिन एट द सेम टाइम क्रिटिक्स का कहना है इन सारी बातों पे कि लंबी लंबी लाइनें लगी थी और आज तक टिल डेट मतलब मार्च 2026 तक भारत उस डिमोनेटाइजेशन के श्राप से अभी तक उबर नहीं पाया है। ये अभी भी क्रिटिक्स का कहना है, स्पेशली इन यूट्यूब के धुरंधर्स का। लेकिन इन सारी बातों पे एज पहले आपको समझना पड़ेगा कि ऑब्जेक्टिव्स बहुत सारे थे, यानी मल्टीपल लेयर में थे ऑब्जेक्टिव्स, और इंटरप्रिटेशन बिल्कुल डिफरेंट था, जिसकी वजह से जो राइट विंगर्स हैं उनको लगता है कि मास्टर स्ट्रोक है और लेफ्ट विंगर्स हैं उनको लगता है कि एक फेलियर है। अब डिसाइड आप भी कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है पूरी तरह से। हाँ, कहीं ना कहीं सिलेक्टिव ओमिशन दिखाने की जरूरत है कि पिक्चर में पूरी तरह से चीजें नहीं दिखाई गई, जैसे गलवान घाटी, जैसे पुलवामा या मोदी जी की विजिट, ये सब कुछ नहीं दिखाया गया। जैसे 2014 में जब पीएम मोदी ने शपथ ली थी तो नवाज शरीफ जी बैठे हुए थे वहां पे, ये चीजें पिक्चर में नहीं दिखाई गई हैं। लेकिन हो सकता है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि धुरंधर 3 में ये चीजें डाली जाएंगी। लेकिन इन सारी बातों के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि प्रोपेगेंडा सिर्फ मूवीज नहीं होती है, ये सिनेमा प्रोपेगेंडा बेस नहीं होता है। प्रोपेगेंडा आपकी वो साइड होती है जिसको शायद आप अपनी तरफ से सच मान बैठते हैं। अगर आपको एज अ व्यूअर कोई फिल्म कन्विंस करती है तो वो आपके लिए खतरनाक साबित होगा। ये ऐसा ही है कि अगर कोई मूवी आपको कन्विंस करती है तो वो खतरनाक होगा, लेकिन अगर कोई यूट्यूब वीडियो आपको कन्विंस करता है तो खतरनाक नहीं होगा। वाह मेरे शेर, शाबाश। तो जब भी नेक्स्ट टाइम से कोई आपसे सवाल पूछे कि क्या ये मूवी प्रोपेगेंडा है, तो आपको बस एक सवाल पूछना है कि क्या आपने दोनों साइड्स देखी हैं? आपने क्या राइट विंगर्स की थ्योरी या लेफ्ट विंगर्स की थ्योरी को छोड़कर अपना दिमाग लगा के मूवी के ऊपर दोनों साइड्स रख के सोचा है कि क्या ये डिमोनेटाइजेशन फेलियर था या फिर सक्सेसफुल प्रोजेक्ट था? क्या वो सिख को जलाना पहले सीन में क्या वो सही था या गलत था?
क्या वो अननोन गनमैन की थ्योरी वहां पे बतानी उस मूवी में सही थी या गलत थी? ये सारी बातें हैं जो आपको उस इंसान से पूछनी पड़ेगी जो आपके सामने ये सवाल रखता है कि क्या ये मूवी एक प्रोपेगेंडा थी या नहीं। एंड हाँ, एक्चुअली नैरेटिव बनाना बहुत ईजी है, लेकिन सच समझाना हमेशा डिफिकल्ट होता है। एक्चुअल में प्रोपेगेंडा फैलाने का जो सबसे अच्छा टूल होता है वो होते हैं सिलेक्टिव फैक्ट्स, जिनके बेसिस पे आप प्रोपेगेंडा को बहुत अच्छे से फ्रेम करके उसको दुनिया की नजरों के सामने रख सकते हैं। आज की करंट डेट में इस मूवी ने 1500 से ज्यादा करोड़ की कमाई कर ली, लेकिन कंट्रोवर्सीज की बौछार लगा दी है। लेकिन बहुत हद तक कई बातें सही भी हैं और कुछ बातों को फिक्शन के तहत दिखाया गया इस पूरी मूवी में। लेकिन एज अ व्यूअर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सिनेमा एक पर्सपेक्टिव है, प्रॉपर हिस्ट्री नहीं। चाहे वो धुरंधर 2 हो या कश्मीर फाइल्स, ये मूवीज आपको एक स्पेसिफिक तरीके से सोचने के लिए मजबूर कर देती हैं। आपको जरूर देश पे गर्व करना चाहिए, आपको जरूर थिएटर में खड़े होकर ताली बजानी चाहिए जब भी देश की बात आए। लेकिन अगर कहीं पे एक नैरेटिव बेस्ड चीजें आपको सुनाई या बताई जा रही हैं तो वहां पे उसका विरोध करना भी बहुत जरूरी है, चाहे वो कोई यूट्यूब का वीडियो हो या फिर नैरेटिव बेस्ड कोई भी मूवी या सिनेमा। एंड हाँ, एक्चुअली ये बात सही है कि रियल प्रोपेगेंडा फिल्म्स नहीं होती हैं। रियल प्रोपेगेंडा वो इको चैम्बर होता है जो आपको दूसरे साइड की बात ही नहीं सुनने देता है, जैसे कि यूट्यूब के वीडियोस। अगर कोई भी फिल्म देखने के बाद आप उसके तथ्यों की जांच पड़ताल नहीं कर रहे, अगर आप उसके फैक्ट चेक नहीं कर रहे हैं, तो शायद इसमें जो मूवी का मेकर है वो जीत चुका है एंड एज अ व्यूअर आप वहां पे हार चुके हैं। एंड व्हाट यू थिंक कि क्या इंडियन सिनेमा सिर्फ एक पॉलिटिकल टूल है या एक्चुअल में ये नया भारत है जो घर में घुसेगा भी और मारेगा भी? कमेंट सेक्शन पूरी तरह से खुला हुआ है। चैनल में अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड सारे भारतीयों के साथ में, लेफ्ट विंगर्स हो या राइट विंगर्स हो, सबका इधर स्वागत है। एंड यस, व्हाट यू थिंक, लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। जय हिंद।